हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी। चलिए ए टू जेड समझते हैं। तो अगर एनर्जी की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी इनको बोले जाते हैं। चलिए समझते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, तो जिससे हम वो एबिलिटी होता है जिससे हम कोई काम करते हैं, है ना, टू डू वर्क, वो क्षमता जिससे हम कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इससे एनहांस होता है कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एनहांस होती हैं। ये बोला गया एनहांस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू, जो कि सर्वाइवल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो ये हीट देता है, पावर देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है और ये फ्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये हीट देता है, पावर देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो कि हम एज अ फ्यूल स्टोर करते हैं, लाइक एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमें हीट, पावर और इलेक्ट्रिसिटी देता है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, मेन सोर्स अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी का, सन है। अगर हम देखें करंट मेजर सोर्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, अब सन तो है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, जितना पोटेंशियल है उतना हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम करंट मेजर सोर्स की बात करें जिस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टूडेंट, वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है स्टूडेंट, और ये एनवायरमेंटली हार्मफुल है। मतलब कि इसको हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये एनवायरमेंट के लिए बहुत बहुत जो है नुकसानदायक है। ठीक है, अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो स्टूडेंट, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है स्टूडेंट। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये पोजीशन और मूवमेंट, मोशन ऑफ बॉडी से आता है। एनर्जी जब हम पोजीशन और मोशन ऑफ बॉडी से अगर हम लेते हैं तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेस्टिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अगर कोई रेस्ट पर है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है और उससे एनर्जी हम ले रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेस्टिक एनर्जी वो होता है जो कि मूवमेंट होती है, जो बॉडीज मूवमेंट में होती हैं और वो एनर्जी हमें मिलता है, उसको हम काइनेस्टिक एनर्जी बोलते हैं। वहीं पर थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से हमें जो एनर्जी मिलता है वो होता है थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो होता है स्टूडेंट जो कि बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलता है। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये बॉन्ड बनते हैं तो उससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी। तो क्या समझे स्टूडेंट, अगर मोशन और अगर पोजीशन से एनर्जी मिल रहा है को मैकेनिकल एनर्जी, जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से मिल रहा है उसको थर्मल एनर्जी, और अगर बॉन्ड के केमिकल रिएक्शन से मिल रहा है स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। राइट, ये है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये जनरेट होते हैं नेचुरली होते हैं, और ये ख़त्म नहीं होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये है नेचुरली होते हैं, नेचुरल, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ओके स्टूडेंट, ये है ऐसा एनर्जी जो कि 24/7 होता है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये लिमिटेड होते हैं और कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली। इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते स्टूडेंट। जैसे कि कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है और न्यूक्लियर एनर्जी होते हैं। और भी डिस्कशन करते हैं इस पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो कि नेचुरली जो है हम इसको जनरेट कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में।
है ना, ये होते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और बायोमास होता है स्टूडेंट, ये इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं डालते, और सस्टेनेबल ये भी होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं स्टूडेंट, आप लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसको यूज़ करोगे प्रेजेंट जनरेशन और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहेगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, है ना, और इनको मिलियंस ऑफ ईयर में लगता है स्टूडेंट, इसको जनरेट करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये होता है, ये ख़त्म हो जाते हैं और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल एनर्जी भी बोला जाता है, याद रखेंगे, नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल एनर्जी भी बोला जाता है, जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जो कि पोल्यूट करते हैं, और वो एक्सपेंसिव टू मैनेज, इसको मैनेज करना एक्सपेंसिव होता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया स्टूडेंट, बहुत सालों लगते हैं इनको जनरेट होने में। नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं स्टूडेंट। जैसे कि सोलर, विंड जो है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एंड बायोमास एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कन्वेंशनल होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल होता है, ठीक है, ये होता है। अगर हम रिन्यूएबल की बात करें, एक मिनट, रिन्यूएबल की बात करें तो ये नॉन कन्वेंशनल होगा, है ना, मेरे को लग ही रहा था, ये जो है नॉन कन्वेंशनल होगा और ये जो होगा कन्वेंशनल होगा, ठीक है। ये रिन्यू हो जाते हैं, कौन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये रीयूज़ कर सकते हैं किसको, रिन्यूएबल एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल को आप नहीं रिन्यू कर सकते हो, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कौन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। सोलर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल। अच्छा, यहाँ पर यूजेस की बात की गई है, यस, यहाँ पर देखो तो अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, अगर हम देखें तो ये नॉन कन्वेंशनल होते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल होते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, वो कन्वेंशनल होता है। तो कोल और सोलर हो गया है। बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक क्या होगा, रिन्यूएबल, अगर हम देखें तो बायोटिक क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल, है ना। बायोटिक क्या होगा, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, तो वो होगा नॉन रिन्यूएबल, है ना, ये देखिए स्टूडेंट। और अबायोटिक जो कि होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये हो गया है। अगर हम देखिए एम्बिगुअस और एवरीवेयर होते हैं, एम्बिगुअस और एवरीवेयर होते हैं, और लोकलाइज और स्पेसिफिक प्लेस पे। एम्बिगुअस क्या होता है, जो कि एवरीवेयर होते हैं, वो होता है आपका नॉन रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। और अगर हम लोकलाइज की बात करें, इसको थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं तो, और लोकलाइज होता है, वो होता है आपका जो है यहाँ पर लोकलाइज जो होता है, ये होगा नॉन रिन्यूएबल, तो ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एक मिनट फिर से समझो, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा दिया हुआ है, डिफरेंसेस ना, फिर से मैं बताती हूँ। तो अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। कन्वेंशनल कौन होता है, यहाँ पर हमने देखा ना, कन्वेंशनल कौन होता है, तो नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल क्या होगा, इस यहाँ पर लिखो, कन्वेंशनल क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कन्वेंशनल जो होगा, नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, यहाँ पर भी हमने देखा, ये देखो यहाँ पर, ओके। तो नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी होता है। बायोटिक, बायोटिक क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर हम देखें अबायोटिक क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी। एम्बिगुअस और एवरीवेयर, एम्बिगुअस और एवरीवेयर नॉन
रिन्यूएबल एनर्जी। लोकलाइज, ये क्या होगा, रिन्यूएबल। देखो कैसे, एम्बिगुअस मतलब कि आपको ना हर जगह मिल जाएंगे लेकिन आपको ना ढूंढना, मिल जाएंगे लेकिन आपको ना माइनिंग करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सोलर एनर्जी जहाँ पर सन की रेस पड़ती है वहीं मिलेगा, है ना। विंड वहीं मिलेगा जहाँ पर आप हवाएं ज़्यादा चलती हैं। हाइड्रो जहाँ पर पानी होगा, इसीलिए लोकलाइज बोला गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया। तो ये डिफरेंस है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। अब हम करंट सिनारियो देखें स्टूडेंट, तो क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो अगर हम देखें तो 46% हम कोल पर डिपेंड है ना, और हम देखें तो 5.4% जो है हम बायोगैस पर डिपेंडेंट है। वही सोलर हमारा 28% है, विंड हमारा 10% है, हाइड्रो है हमारा 10% है। अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल, अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है ये है, न्यूक्लियर हमारा क्या है 1.80% है। तो देखो स्टूडेंट, हमने ना ये टारगेट रखा था कि 2030 तक, जो कि एनडीसी में बोला था। एनडीसी क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर जब कन्वेंशन हुआ तो सब कंट्री ने अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अभी मैं कन्वेंशन में आपको पढ़ाऊंगी, क्षमता के अकॉर्डिंग ना बोला कि हम इतना जो है रिन्यूएबल एनर्जी रखेंगे। तो यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो हमने बोला 50% हम ना 2030 तक रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। और अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो 46% हमने अचीव कर लिया है, जो कि सही बात है। यहीं पर हमने बोला था कि CO2 हमने कम करना है, और वो हमने बोला था, देखो अभी हम देखें तो 2.26 मिलियन टन CO2 हमारा है, जो कि कार्बन सिंक है, एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि अगर आप जो है फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हो तो उसके मतलब कि आप CO2 को रिलीज़ कर रहे हो, तो उसके ऑल्टरनेटिव आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, है ना। उसको आप, अगर आप फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हो, आप पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हो, तो उसको उसके यूज़ करने से उसका ऑल्टरनेटिव आप क्या कर रहे हो, जिसको कार्बन सिंक बोला गया है। कि एक तरफ हम कुछ पाप कर रहे हैं और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो वो चीज़ है स्टूडेंट, राइट। ये है, यहीं पर अगर हम देखें स्टूडेंट तो हम 2030 तक हमने बोला है कि इतना हम कर देंगे, है ना, हम इतना कर देंगे। और वहीं पर अगर हम 2024 की बात करें तो हमने इतना कर दिया है। तो अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर में ना इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए 2022 तक हमने बोला है 175 गीगावाट हमने क्या करना है, टारगेट रखा है अचीव करने, जो कि 100 ये टारगेट है स्टूडेंट, ये हमने अचीव नहीं किया है। ये जो डाटा था ये अचीव था 2024 का, है ना। और यहीं पर अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने इतना जो है जनरेट करना था, ये 2022 का टारगेट है। और 60 हमने इतना करना था, बायोमास इतना करना था, और स्मॉल हाइड्रो प्लांट से इतना करना था। प्रेजेंट भी बताऊंगी मैं आपको। यहीं पर हमने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हमने इतना करना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये जो है कब कॉप हुआ था 26, कॉप होता है कन्वेंशन जो होती हैं कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, उसमें हमने बात करी थी कि हाँ हम ना 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारा टारगेट है स्टूडेंट, जो कि कहाँ हुआ था, ग्लासगो में, जो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो हमने क्लाइमेट चेंज के लिए ये प्लेज रखा था स्टूडेंट, राइट। ये है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना रखा है, तो 500 गीगावाट हमने नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, जो कि हमारा 2030 तक है। 15% हम नेशनल एनर्जी डिमांड को जो है कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कि 2030, मतलब कि अगर हम 100% इंडिया में यूज़ करते हैं उसमें से 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। यह स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो एमिशन मतलब कि हमने कब बिल्कुल ही जो है फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करना है, वो है हमारा 2070 तक। हमने कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन, जो कि 2030 तक बोला गया है। वहीं पर कार्बन इंटेंसिटी हमने 45% कम कर देना है 2030 तक। और नेट जीरो एमिशन हमने करना है 2070 तक, ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखना।
फिर 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा 2030 तक, ये मैंने आपको बताया। तो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हमने प्लेज रखा था स्टूडेंट कि हम सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी है उससे हम जनरेट करेंगे, ये हमारा टारगेट है ना। और हमने अचीव भी किया है, हमने अचीव कर लिया है, अगर देखें तो 46% अचीव कर लिया है स्टूडेंट। यहीं पर सोलर सिटीज़ और पार्क बनाने की भी बात की है। कहते हैं पर स्टेट में हम 1 सोलर सिटीज़ को डेवलप करेंगे और 57 सोलर पार्क्स को बनाएंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी इतनी रहेगी। तो फ्लोटिंग पीवी जो प्रोजेक्ट्स होता है इसको बनाने की बात करी गई है। फिर हाइड्रो मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं स्टूडेंट तो हम ना बेसिकली फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हाइड्रोजन बनाने में हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बोला जाता है। ठीक है, ये है। और इससे हम इतने टन क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएंगे, टारगेट है। और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो होगा 125 गीगावाट 2030 तक जो है बनाने की बात की गई है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि सरकार, भारत सरकार के द्वारा लाया गया था 2030 में, इसको भी ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया था, 2023 में। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस होगा वो किससे होगा, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी बनाया है ना, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है। तो 2018 में हमने बोला कि हम विंड और सोलर को कंबाइन करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भी लाया गया है जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है स्टूडेंट। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वन ऑफ द स्कीम है भारत सरकार का, जिसमें बोला गया है कि हम डोमेस्टिक सोलर पीवी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो हम बनाएंगे, है ना। ये सेल होता है जो कि हम बनाएंगे जिससे बेसिकली सोलर एनर्जी को अट्रैक्ट मतलब कि स्टोर किया जाता है। मतलब मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगी कि जैसे ही सन रेज होती हैं तो पीवी के जो सोलर सेल्स होते हैं उस पर जो है हमने एनर्जी को स्टोर करना है और उसको यूज़ करना है। तो ये ना हम इंडिया में ही बनाएंगे, ये बोला गया है। और 100% एफडीआई हो गया स्टूडेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर कोई भी फॉरेनर जो है इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में तो वो कर सकता है, 100% हो गया है। फिर है पीएम जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी लाया गया जो कि 13 फरवरी 2024 को लाया गया। ये बोलते हैं हम 1 करोड़ हाउस होल्ड में इंस्टॉल रूफटॉप सोलर बनाएंगे। इसका बजट इतना है और टाइमलाइन 26-27 रखा गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाएंगे स्टूडेंट, ये बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। मतलब कॉरिडोर बनाना की मतलब कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो हम लिंक करेंगे, है ना, लिंक करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो उसके लिए कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। सोलर पार्क स्कीम भी लाई गई है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी और क्लियरेंस जो होगी सोशल डेवलपर की वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सोलर पार्क स्कीम में सोलर पार्क बनाने की बात की गई है, तो थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो ये सारी सरकार, भारत सरकार की जो भी इनिशिएटिव थी और जो भी टारगेट है और बेसिकली हमने कितना अचीव किया है ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बोला गया है कि 50% हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे, जहाँ पर हमने इतना अचीव कर लिया है। और वहीं पर हमने कार्बन सिंक का मतलब एक हाथ से अगर CO2 जनरेट कर रहे हैं तो एक हाथ से उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर बजट में बोला गया था। बेसिकली ये सर्वे का डाटा है स्टूडेंट, राइट, ये है। तो ये सारे जो मिशन है या सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो कि आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे सारे प्रकार की एनर्जी। तो पहला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है स्टूडेंट, जो कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये इंक्लूड करता है। ये डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो होती हैं बेसिकली बहुत स्टूडेंट, अगर हम बहुत पहले मतलब सालों की पहले की बात करें तो जो भी डेड हैं
डेड प्लांट्स एनिमल्स वो जो हैं बिल्कुल ही बरीड, मतलब कि हीट और प्रेशर में बरीड होती हैं, मतलब अंडरग्राउंड में वो दब जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है और वो फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बरीड होते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर होता है ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होंगे, उसी के बेसिस पर कोई कोल बनता है, कोई ऑयल बनता है, कोई नेचुरल गैस बनता है स्टूडेंट, है ना। ये है, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मीन्स इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है स्टूडेंट, और डेवलप टेक्नोलॉजी और ईजिली अवेलेबिलिटी से हम इसको वाइडली यूज़ करते हैं। मतलब हम बेसिकली जो ये फ्यूल होता है ना स्टूडेंट, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। बहुत इसको कन्वर्ट किया जाता है फिर पेट्रोलियम डिफरेंट फेजेस से होता है, जो कि आप लोगों को मालूम ही हो गया, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या समझे हम, इसमें कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस होता है, जो कि मतलब कि हाई हीट और प्रेशर से बरीड होती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर होता है, तो ये जो है फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं और डेवलप टेक्नोलॉजी से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। और ये फाइनाइट होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये फाइनाइट होता है और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें होता है, ठीक है, ये होता है। यहीं पर कोल की बात करें तो अब इस पर एक एक करेंगे कि कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। वेरी फर्स्ट फॉसिल फ्यूल होता है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी होता है, वो है कोल, जो कि थर्मल एनर्जी जनरेशन, थर्मल एनर्जी में यूज़ होता है। आयरन और स्टील प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो गोंडवाना कोल में, जो कि ओल्डर और बेटर क्वालिटी है। झारखंड में, बंगाल में आपको देखने को मिलता है। टर्शरी कोल की बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। लिग्नाइट की बात करें तो ये टाइप ऑफ कोल है ना, टाइप ऑफ कोल है स्टूडेंट, जो कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग आपको देखने को मिलता है। को लिग्नाइट की बात करें गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है, मतलब ग्लोबली की बात करें तो हम लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर, ठीक है। ये जो मेजर कोल रिजर्वर की बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट पर यूएस, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पर चाइना है और इंडिया पर। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो चाइना है फर्स्ट पर और हम जो हैं सेकंड पर, ठीक है। ये टाइप ऑफ कोल, मतलब और प्रकार के कोल क्या होते हैं, तो पिट कोयल होता है, जिसमें एनर्जी कम होती है और मॉइस्चर इसमें हाईएस्ट होता है। लिग्नाइट की बात करें तो लो ग्रेड होता है, ब्राउन कलर का होता है। और बिटोशियम की बात करें तो मोस्ट यूज़ होता है, इसमें हाई एनर्जी है। आपको यहाँ पर इंडिया में ये टाइप ऑफ कोयल देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखें एंथ्रासाइट, तो हाईएस्ट ग्रेड होता है और लीस्ट पोल्यूटिंग होती है। मतलब कि अगर देखें तो इन सब से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन एंथ्रासाइट से हाईएस्ट ग्रेड होता है, हाईएस्ट ग्रेड इसको बोला जाता है, और पोल्यूट भी कम करता है। लेकिन इंडिया में आपको ये वाला टाइप ऑफ कोल देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे पेट्रोलियम की बात करें स्टूडेंट, तो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इसको लोकेशन की बात करें तो असम, गुजरात, ऑफशोर मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन में हमें देखने को मिलता है। और ONGC को सेटअप किया गया था 1956 में, है ना। ये है, तो पेट्रोलियम की बात करें तो हम फ्यूल में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, राइट। ये नेचुरल गैस की बात करें तो ये मेनली मीथेन में होता है, इथेन में भी होता है, प्रोपेन में भी होता है, बुटेन में भी होता है। और ये अगर हम देखें स्टूडेंट, ये अंडरग्राउंड ट्रैप होता है विथ ऑयल के साथ। और इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं, जो कि कुकिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, हीटिंग करने में और इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको यूज़ करते हैं नेचुरल गैस की बात करें तो ये क्लीन फ्यूल होता है, इसमें लो CO2 एमिशंस होती हैं,
रिजर्वर की बात करें तो त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलता है। मेजर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसके लिए गेल नेचुरल गैस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया 1984 में, जो कि जो है गैस डिस्ट्रीब्यूटर है स्टूडेंट 1984 में। और अभी अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो आपको टाइप ऑफ नेचुरल गैस देखने को मिलेगा। तो पहला है पाइप नेचुरल गैस, जो कि गैस के फॉर्म में होता है और होम में हम यूज़ करते हैं, और ये सप्लाई करते हैं थ्रू पाइपलाइंस। LNG की बात करें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है और हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। ये स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। CNG की बात करें तो स्टूडेंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और गैस के फॉर्म में होता है, व्हीकल में यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं हाई प्रेशर सिलेंडर्स में। LPG की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है और कुकिंग गैस में हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं सिलेंडर में हाई प्रेशर पर, अंडर हाई प्रेशर में स्टूडेंट। तो ये टाइप ऑफ आपको क्या है गैस देखने को मिला है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एनर्जी है रिलीज होता है न्यूक्लियर के मतलब कि जब भी एटम्स या तो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, या तो जुड़ते हैं, उससे एक एनर्जी जनरेट होता है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होते हैं कि जब एटम्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी जनरेट होता है, उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इसमें यूज़ हीट एनर्जी होता है स्टूडेंट, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज़न की बात करें स्टूडेंट तो जो एटम्स कंबाइंड होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, जो कि मोर एनर्जी होते हैं देन फिजन से ज़्यादा एनर्जी होता है, जो कि आपको सन में देखने को मिलता है, और ये हम बेसिकली अभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये है। यूरेनियम की बात करें, है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी कौन कौन से है, तो यूरेनियम है, थोरेनियम है। यूरेनियम आपको झारखंड, राजस्थान में देखने को मिलेगा, केरला और जो है आपको थोरियम देखने को मिलेगा। प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो तारापुर प्लांट है, जो है तमिलनाडु में ये प्लांट है, और फिर राजस्थान में जो है प्लांट देखने को मिला, यूपी में देखने को मिलता है। फिर देखो स्टूडेंट, तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये या तो फिजन या तो फ्यूजन से ये बनते हैं, या तो एटम ब्रेक होता है या एटम्स कंबाइंड होता है, उससे जो एनर्जी जनरेट होता है तो उस एनर्जी को स्टोर करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज अ एनर्जी। तो ये फिजन से होता है, और उसमें जो यूरेनियम यूज़ करते हैं, और बेसिकली कौन से नंबर वाला यूरेनियम स्टूडेंट, तो यूरेनियम 235 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका इक्वेशन होता है E=mc² होता है, जो कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशंस है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला है, ये भी थोड़ा सा याद कर लेना। और अगर हम देखें स्टूडेंट, ये क्लीन होता है, बट इसकी रेडिएशन बहुत रिस्की होती है। इसका जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो बेसिकली ये क्लीन एनर्जी है, लेकिन इसका जो रेडिएशन होता है वो हार्मफुल होता है, और एट द सेम टाइम इसको अगर डिस्पोज करना है तो वो भी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जनरेट होता है, यहाँ पर फिजन जो है करवाया जाता है ना। फिजन मतलब कि यहाँ पर बेसिकली ब्रेक डाउन स्प्लिट किया जाता है और यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको देखो। फिजन होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, फिर हीट को कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में, स्टीम को रोटेट किया जाता है टरबाइन के थ्रू, और टरबाइन से जो है जनरेटर के थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये तो सारे क्या थे, कन्वेंशनल दैट इज नॉन रिन्यूएबल दैट इज फॉसिल फ्यूल, है ना, ये है। तो कौन कौन से, तो हमने देखा कोल, हमने देखा पेट्रोलियम, हमने देखा नेचुरल गैस, और A to Z मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर एनर्जी भी देखा हमने। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहले सोलर एनर्जी आता है, जो कि अगर हम देखें PV सेल्स, जो कि इसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल्स, है ना, सेल होता है स्टूडेंट। सोलर
थर्मल टेक्नोलॉजी से हम इसको सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसको हम वाटर हीटर, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। ये अगर हम देखें तो राजस्थान में हाई पोटेंशियल है और गुजरात में भी हाई पोटेंशियल है। हमने इतना ग्रोथ किया है 2014 से 2019 तक, है ना। ये इसका कैसे प्रोसेस होता है, तो सोलर कलेक्टर जो होती हैं ऑब्जर्व करती हैं। सोलर कलेक्टर बहुत सारे सोलर सेल्स को मिला के सोलर कलेक्टर होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और ये हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम सनलाइट इसमें देखो कैसे बनता है, सनलाइट इसमें फॉल होता है कलेक्टर पर, कलेक्ट करता है हीट कलेक्टर और ट्रांसफ़र कर देता है टू वाटर और एयर में, है ना। हॉट वाटर की बात करें तो कुकिंग, हीटिंग और हीटिंग ऑफ वाटर और हीटिंग ऑफ रूम में हम यूज़ करते हैं सोलर कलेक्टर के। तो सोलर एनर्जी कैसे जनरेट होता है, एक और बार देखिए। तो ये सेल होता है, सेल जो है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट करता है। सबसे पहले जो है सेल हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और वो सेल जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ पीवी सेल स्टूडेंट, है ना। फिर जनरेट किया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जनरेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मूवमेंट होता है और वो डीसी करंट को देता है और डीसी से हम एसी करंट में उसको कन्वर्ट करते हैं जो कि यूज़ करने लायक होता है। एसी करंट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो क्या समझे कि सबसे पहले जो सनलाइट है वो ये सेल पे पड़ेगा और जो सेल पे पड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डीसी करंट देता है, प्रोड्यूस करता है डीसी करंट, और डीसी को हम एसी करंट में जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देते हैं और यूटिलाइज स्टोर कर लेते हैं। ये हम होम में, इंडस्ट्रीज़ में और स्टोर कर लेते हैं बैटरीज में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो सोलर एनर्जी बात करें स्टूडेंट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। इसको हम खाना बनाने में, इसको हम हीटिंग में, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में और इसको वाटर में हम यूज़ करते हैं। डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं तो वो सोलर कुकर होता है, सोलर पैनल होते हैं, यूज़ किया जाता है। हम 3 फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। एक पैसिव फॉर्म होता है जो कि बेसिकली हम नॉर्मल, मतलब कि उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे क्लोथ्स को सुखाने के लिए, हीटिंग जो होती है बिल्डिंग को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्टिव क्या होता है, जब हम पंप और फैन को घुमा के हम सोलर को हम कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर वाटर हीटर के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो स्टूडेंट, तो ये हम कन्वर्ट कर देते हैं, सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब जिस माध्यम से हम सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं वो होता है सेल, और सेल का नाम है सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल बोल सकते हो स्टूडेंट, राइट। ये एडवांटेज की बात करें तो ये क्लीन होता है, अबंडेंट होता है, रिन्यूएबल होता है। ये रिमोट एरिया के लिए बहुत आइडियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लिमिटेशन भी है स्टूडेंट, सोलर की बात करें तो वेदर डिपेंडेंट होता है, लार्ज लैंड चाहिए आपको, है ना, और क्लाउडी एरिया में यूजफुल नहीं होता है। इंडिया की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन के तहत हमने 100 गीगावाट जनरेट करना है। नेशनल सोलर मिशन के तहत हमने जो है टारगेट है इंडिया का 100 गीगावाट प्रोड्यूस करना है, जो कि रूफटॉप और ग्रिड दोनों से इंक्लूडेड होगा। फिर हमने देखना है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट हमने रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी की बात करी और सेकंड हमारा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम विंड एनर्जी में जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, विंड टरबाइन से इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बहुत जो है बिग एरिया चाहिए स्टूडेंट, और ये जो होता है स्पीड जो चाहिए एयर की, वो चाहिए आपको ये वाला 15 किलोमीटर पर आवर से आपको क्या चाहिए,
स्पीड चाहिए। ये क्लीन होता है, रिन्यूएबल होता है। लैंड अंडर टरबाइन जो है यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। तो हमने बेसिकली लैंड पे एक टरबाइन कर दिया और वहाँ एग्रीकल्चर भी बेसिकली हमने बना दिया। तो एग्रीकल्चर लैंड पर हमने एक टरबाइन को कर लिया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो जो फेमस एग्जाम्पल है वो तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया है। टॉप कंट्री की बात करें तो जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क और स्पेन है स्टूडेंट, जो कि विंड एनर्जी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ना। ये है विंड एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। आपको तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। टाइडल, अब देखो विंड एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, तो विंड की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। जब टाइड की एनर्जी और वेव एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि ओशन टाइड और वेव से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, उसको टाइडल एंड वेव एनर्जी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। पोटेंशियल एरिया की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑन शोर जो कि लैंड पर होता है, जो कि इजी होता है सेटअप करना और चीप भी होता है। ऑफ शोर की बात करें तो सी और लेक में देखने को मिलता है, पानी में देखने को मिलता है। ये एक्सपेंसिव होता है बट बहुत विंड इस बट मोर विंड होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा विंड देखने को मिलता है ना। विंड पोटेंशियल की बात करें तो हमने 302 गीगावाट एट जो 100 मीटर हाइट पर हमने पोटेंशियल इंडिया की है स्टूडेंट। स्टेट जो कि ज़्यादा पोटेंशियल है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल ये होता है कि हमने एक स्टेट है जो कि विंड एनर्जी को, यहाँ पर हम बेसिकली विंड एनर्जी का हम विंड एनर्जी जो कि यूज़ होता है। तो जो तमिलनाडु है ना स्टूडेंट, वो जनरेट करता है विंड एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल मतलब क्षमता है जिसको गुजरात है, बट वो इतना जनरेट करता नहीं है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश है, पोटेंशियल है। और करता कौन है? तमिलनाडु करता है। ठीक है। ये तो ये हमने देखा विंड एनर्जी। फिर देखिए जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो अर्थ इंटरनल हीट से, जो अर्थ की इंटरनल हीट है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और ऐसा एनर्जी जो कि 24/7 अवेलेबल होता है वो जियोथर्मल एनर्जी होता है। क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है, अगर हम देखें तो ये इंटरनल अर्थ में जो भी जो है हीट जनरेट होता है, और जब हम उसको जो है एनर्जी में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो देखो इसकी किससे मिलके बना है, तो अगर हम देखें स्टूडेंट ये किससे मिलके बना है, तो जियो एंड थर्मल से मिलके बना है। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो इनसाइड द अर्थ हीट होते हैं जो कि हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थ हीट। ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी हम इससे जनरेट करते हैं। ये डायरेक्ट हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है होम, ग्रीन हाउस और इंडस्ट्रीज में। ठीक है। बायो एनर्जी की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। बायो एनर्जी जो होता है, अच्छा जियोथर्मल इतना ही था स्टूडेंट। जब अर्थ की इंटरनल अर्थ में जितने भी एनर्जी को जनरेट किया जाता है उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। बायो एनर्जी की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। तो उससे जब एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बायो एनर्जी बोलते हैं। बायोगैस को हम कुकिंग, पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं, और दिल्ली जो है वो एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं बाय बैक्टीरिया, और इसमें प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। ठीक है। जो कि कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टूडेंट, इसमें हम बेसिकली हम एनर्जी जो है जनरेट करते हैं रनिंग वाटर से। रनिंग वाटर से जब हम जनरेट करते हैं बेसिकली हम एक स्टोर कर लेते हैं वाटर और उसको बहुत हाई स्पीड पर उसको छोड़ देते हैं, और जो स्पीड होता है वाटर की उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, सिंपल सी। तो जब हम रनिंग वाटर से है ना टरबाइन के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाटर स्टोर किया जाता है डैम में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को हम
कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रुका हुआ पानी है और उसको मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एनर्जी बना लिया जाता है, राइट। ये है। अब देखो टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, इम्पाउंडमेंट होता है, पंप स्टोर होता है, डाइवर्जन और रन ओवर होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पंप देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जो नीचे वाला पानी होता है उसको एक पंप के जरिए, है ना, पंप के जरिए ऊपर को पहुंचाया जाता है और फिर से उसको नीचे जो है नीचे उसको छोड़ा जाता है। तो बेसिकली एक रिजर्वर को में पानी जो है उसको ऊपर पहुंचाया जाता है और फिर से उसको जो हाई स्पीड पर छोड़ दिया जाता है, उसको पंप हाइड्रो पावर स्टोरेज बोलते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा जो केस होता है वो होता है इम्पाउंडमेंट। इम्पाउंडमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर बेसिकली स्टोर करते हैं और इसको स्टोर करके इसको जो है यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और टरबाइन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर देखो रन, मतलब कि यहाँ पर रन ऑफ रिवर की बात करें और डाइवर्जन की बात करें, तो यहाँ पर देखो ये नदी है ना, ये आराम से पानी फ्लो हो रहा है तो इसको डाइवर्ट कर देता है और डाइवर्ट करके एक जो है टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और फिर इसको नॉर्मल जो है नदी में जो नॉर्मल है उसमें छोड़ दिया जाता है, ये चीज़ है। तो इम्पाउंडमेंट का मतलब होता है लार्ज डैम जो कि स्टोर होता है वाटर इन द रिजर्वर, है ना। ये पंप में वाटर पंप किया जाता है हाई रिजर्वर में और उसको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। डाइवर्जन मतलब नो डैम होता है, चैनल जो नेचुरल चैनल होता है उसको डाइवर्ट करके टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया जाता है। ओके, ये है 3 प्रकार के होते हैं। एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट, तो ये चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, क्लीन एनर्जी होती है, रिलायबल होता है और एफिशिएंट होता है। बट इसमें इशू होते हैं, इसमें हाई कैपिटल लॉस हो जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है, हाई कैपिटल लॉस होता है और एनवायरमेंटल मतलब जब बेसिकली ये बनाया जाता है, अगर मैं बताऊं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो वहाँ पर जितने भी हैबिटेंट होते हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है स्टूडेंट, इकोसिस्टम डैमेज किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होती हैं, वहाँ के लोगों को हटा दिया जाता है और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तहरी नर्मदा प्रोजेक्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ये इशू जनरेट होती हैं यहाँ से, राइट, समझ आ रहा है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो जो लार्ज होता है ना बेसिकली वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है, स्मॉल सही रहता है। तो स्मॉल हाइड्रो प्लांट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लेस देन 24 मेगावाट होती है, ठीक है। फिर इसका रन ऑफ रिवर होता है, मिनिमम एनवायरमेंट डैमेज होता है, रिमोट में बहुत यूजफुल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इंडिया और चाइना जो है वो लीड कर रहे हैं स्मॉल हाइड्रो पावर में, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की बात कर ली, प्रॉपर ए टू जेड मैं बता दिया। एक हमारा स्टूडेंट, एक जो इम्पॉर्टेंट इसी में कंसेप्ट है वो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट क्या है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो लॉन्च हुआ 30 नवंबर 2015 में, ठीक है। और ये कब हुआ, जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP21 था, उसके तहत इसको जो है लॉन्च किया गया। और बेसिकली किसके लिए था, तो ऐसी कंट्रीज जिसमें सन की लाइट, सन रेज बहुत ज़्यादा आता है, जो कि कंट्रीज कहलाई जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती हैं जहाँ पर सन की रेज बहुत होती है। और ये इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव किया गया कि जो भी सनशाइन स्टेट है वो बेसिकली इसको यूज़, है ना, क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएम और जो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा ये फाउंडर हैं इंटरनेशनल सोलर एनर्जी के। ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल, है ना। ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतने $, जो है यहाँ पर मोबिलाइज करना है 2030 तक, जो कि लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी है स्टूडेंट। तो इतने मिलियंस बाय 2030 तक मोबिलाइज करना है, ये गोल बोला गया। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये जो है स्टूडेंट 120
जितनी भी कंट्रीज है ना 120 कितनी कंट्रीज हैं वो बेसिकली यहाँ पर आई। पहले इनिशियली तो बहुत कम आई, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गई। शाइन कंट्रीज हैं, हाई सोलर एनर्जी पोटेंशियल है, वो यहाँ पर काम करेंगी। देखिए यहाँ पर एफिशिएंट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी होगा स्टूडेंट, रिड्यूस हो जाएगा फॉसिल फ्यूल का। यहाँ पर ओरिजिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में किया गया था, इस स्टेडियम से स्टैब्लिश किया गया है, याद किया गया है 6 दिसंबर 2017 से। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा से, इंडिया में है। ठीक है, तो इससे क्या बोला गया है, 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी हम ग्लोबली 2030 तक बना देंगे, और इसमें हम यूएस जो है डॉलर 1 ट्रिलियन इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 2030 तक, ये बोला गया है स्टूडेंट, है ना। अगर हम देखें तो एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न लाइफ के लिए, और फॉसिल फ्यूल्स को हमने कम करना है जो है, और ये दिनों अगर हम डे बाय डे करें स्टूडेंट तो ये कम होता जा रहा है, और ये पोल्यूट भी बहुत कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट। तो आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना है, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में ये आ जाते हैं। ठीक है, मिशन और देखिए विजन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये प्लेटफॉर्म है कोऑपरेशन का है स्टूडेंट, सोलर रिच कंट्रीज, जहाँ पर टेक्नोलॉजी नॉलेजेबल और पॉलिसी से हम इसको शेयर किया जाएगा। और ये जो हमारा SDG सोलर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 नंबर है स्टूडेंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर अफोर्डेबल, सेफ, एफिशिएंट सोलर एनर्जी का सॉल्यूशन फोकस करने के लिए अलायंस बनाया गया है। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया जो है इनिशिएटर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है स्टूडेंट, है ना, सपोर्टर है। और यहाँ पर सेकंड जो असेंबली हुई थी वो दिल्ली में ही होस्ट किया गया था। हमने 5 एकड़ लैंड भी दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर के लिए। हमने इतना पैसा भी लगाया है स्टूडेंट, हमने ये प्लेस किया है कि 175 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से होगा 2022 तक, और 100 जो होगा वो सोलर से ही होगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है 28 करोड़ ऑफ LED बल्ब्स, और इसमें सेविंग किया है $2 बिलियन, है ना। और 4 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने जनरेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। 500 ट्रेनिंग स्लॉट्स बनाए गए हैं, है ना, ये है स्टूडेंट यहाँ पर। और सोलर टेक्नोलॉजी मिशन भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये बोला गया। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें तो 24-25 के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में क्या करेंटली डेटा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमारी कितनी है? सोलर जो है वो 53 है, विंड जो है वो 19 है, जो लार्ज है वो 18 है, बायोमास 4 है, न्यूक्लियर जो है 3 है, हाइड्रो स्मॉल है 1 है, और टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल इतना है 100 में से ये कंट्रीब्यूट किया गया। ये है मार्च 2026 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी करंट डाटा मैंने दिया है स्टूडेंट, और यहीं से मैंने ये डाटा जो है लिया है, एनुअल रिपोर्ट का लिया है। ठीक है, टॉप 5 स्टेट जो कि टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहीं पर अगर हम देखें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पर इतनी है स्टूडेंट रिन्यूएबल एनर्जी की। ठीक है, ये सोलर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, सोलर पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, फिर JNK है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, 5 याद रखना है आप। फिर विंड पावर की पोटेंशियल जो है वो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इस करंट डाटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी जो है वो गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है स्टूडेंट, ये बोला गया। बायोमास इंस्टॉल में हमारे टॉप परफॉर्मर है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और पंजाब है स्टूडेंट। ठीक है, ये है।
फिर अगर हम देखें 5 इंस्टॉल कैपेसिटी अगर हम देखें तो कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हाइड्रो पावर में, ठीक है, हाइड्रो में देखें तो इंस्टॉल जो है कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और जम्मू एंड कश्मीर। फिर अगर हम स्मॉल हाइड्रो प्लांट की बात करें तो कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है। प्रॉपर यहाँ पर डाटा मैंने लिखा है। तो ये कुछ थे स्टूडेंट, कुछ और पॉइंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंटर्स बहुत सारे यहाँ पर देखो। तो फर्स्ट जनरेशन बायोमास के जनरेशन है, तो कितने हैं? 4 है। तो फर्स्ट जनरेशन बेसिकली बायोमास हम निकालते हैं, फ्यूल निकालते हैं, बायोफ्यूल जो कि एडिजिबल फूड क्रॉप से निकालते हैं, जो कि शुगर, कॉर्न और से निकाला जाता है। इसमें हाई कार्बन एमिशन और मोर ग्रीन हाउस गैस होता है। सेकेंड जनरेशन वेस्ट से निकालते हैं, जैसे राइस का हस्क हो गया, वुड का चिप्स हो गया, इससे होते हैं। इसमें लोअर एमिशन होता है देन द फर्स्ट जनरेशन। तो जैसे जनरेशन इंक्रीज हो रहा है उसमें जो हार्मफुल गैस होते हैं, मतलब जो CO2 होता है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जो कि एल्गी है। कार्बन न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं, कम होता है। फोर्थ जनरेशन जनरली जो है इंजीनियर्ड क्रॉप से होते, हाँ ये बेसिकली मैं आपको बताऊं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप से होता है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई आपको पता ही है कि कम समय में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई बोलते हैं। इसमें कार्बन नेगेटिव होता है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, मतलब बहुत कम, और उसके बाद नेगेटिव ही हो जाता है, बहुत कम होता है। तो बायोफ्यूल्स की बात करें, फिर देखो बायोगैस की बात करें स्टूडेंट, तो बायोगैस का एग्जाम्पल क्या है? एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम बायोगैस जो है यहाँ पर हम बेसिकली जो है लेते हैं। फिर ये सारे एक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर शिरनोबिल डिजास्टर, ये सारे मैं डिजास्टर में आपको करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक्ट्स वगैरह करवा देती हूँ। सिर्फ आपने ईयर याद करना है, और लोकेशन क्या है? यूक्रेन है, ठीक है, लोकेशन भी याद रखना है। फुकुशिमा जो है स्टूडेंट 2011 में और जापान में हुआ था। 3 माइल्स आइलैंड जो है 1979 में, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, USA में हुआ है। फिर आता है क्रिस्टमर डिजास्टर, वो 1957 में USSR में हुआ था। फिर है वाइन स्केल फायर 1957 में UK में आया था। फिर है टोकाई मोरा 1999 में जापान में आया था। फिर है गोनिया एक्सीडेंट जो है 1987 में आया, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ये अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से, ये टेक्निकल फेलियर और ह्यूमन एरर की वजह से, न्यूक्लियर वेस्ट से वजह से, रिएक्टर फायर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, और मेडिकल अबेंडिकल सोर्स की वजह से। ओके, ये फिर आपको पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। तो हिरोशिमा जो कि 1945 में जापान में हुआ था, इसको लिटिल बॉय बोला जाता है। और अगर हम नागासाकी की बात करें तो फैट मैन बोला जाता है, जो कि जापान में 1945 में ही हुआ था, ठीक है, ये है स्टूडेंट। फिर जियोथर्मल एनर्जी क्यों, मतलब कि अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है, तो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न कोस्ट और रिवर वैली में हमें देखने को मिलता है। फिर कुछ एक्ट्स हैं यहाँ पर देखो, लॉस एंजलिस स्मोक जो कि 1943 में, लव कैनाल ट्रेजेडी जो कि 1978 में, ये सब आ चुका है स्टूडेंट पेपर में। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1987 में, शिरनोबिल डिजास्टर 1986 में स्टूडेंट, ये सारे हैं। फिर देखो यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर, जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जो कि इंडिया में आए हैं 1985 में, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उत्तराखंड फ्लड 2023 में, जो कि फ्लड है डिजास्टर। आपको ना टाइप ईयर तो याद ही रखना, ईयर याद रखना ही ध्यान रखना। 1999 में ओडिशा
साइक्लोन 1999 में साइक्लोन की वजह से, गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक की वजह से, फिर है चामोली डिजास्टर जो कि 2021 में यहाँ पर ग्लेशियर बर्स्ट होने की वजह से, केरला फ्लड 2018 में फ्लड की बेसिस से, लेतूर अर्थक्वेक 1993 में अर्थक्वेक की वजह से, यहाँ पर गैस लीक हो गया था 1985 में इंडस्ट्रियल की वजह से। तो ये कुछ जो हमारे पास जो हैं यहाँ पर डिज़ास्टर्स हैं, जो कि डिज़ास्टर्स मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ईयर्स मैंने बता दिया है, इसको प्लीज़ नोट कर लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी और हमने करंट डाटा भी कर लिया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।